झारखंड में राज्यसभा चुनाव की स्थिति बेहद दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद अब जेएमएम ने भी स्पष्ट कर दिया है कि दोनों सीटों पर जेएमएम भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा झारखंड में विपक्षी पार्टी बीजेपी भी अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान करेगी। तो स्थिति बेहद दिलचस्प नजर आ रही है 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सत्ता की साझेदार कांग्रेस, इन दोनों में भी आप एक तरीके से कहिए कि अब फाइट राज्यसभा चुनाव में दिखाई देगा। इसके तमाम मायने हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में बैठे हुए हैं। राकेश रंजन जी हैं और मदन हैं। सबसे पहले राकेश रंजन जी के पास चलेंगे। रंजन जी, लगातार हम लोग राज्यसभा चुनाव की स्थिति पर बात कर रहे हैं और देखिए अब जेएमएम की ओर से यह स्पष्ट है कि दोनों सीटों पर जेएमएम भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। क्या इसके मायने समझे जाएं? बीते दिन ही कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। देखिए, इससे ये चीज तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस ने जो अपना उम्मीदवार घोषित किया प्रणव झा को, उसको लेकर सहमति जेएमएम से नहीं बन पाई थी, या जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो सीटों के बंटवारे की बात थी वो फेल हो गई है। अब ये बात स्पष्ट दिखती है क्योंकि जेएमएम की तरफ से जो सूचना आ रही है और उससे में जो बैठक हुई है जेएमएम की उच्च स्तरीय बैठक, उसके बाद जो बातें निकल कर आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब इसका बड़ा अर्थ निकलता है, अगर जेएमएम दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार देता है तो फिर जो जरूरी 28 वोट चाहिए थे कांग्रेस उम्मीदवार को, वो कहां से आएंगे। अब यही सवाल जेएमएम के दूसरे उम्मीदवार पर भी लागू होगा कि उनके पास जो है 28 वोट कैसे आएंगे, क्योंकि अब आपको गणित देखना पड़ेगा। अगर आप देखें तो जो इंडिया ब्लॉक है उसके पास 56 विधायक हैं। अगर सिर्फ दो उम्मीदवार तो 28-28 का अगर बंटवारा होता तो 2 सीट यहां पर निकल सकती थी। लेकिन अगर आप अब देखें तो जो स्थिति बन रही है कि अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार दे रहा है तो कांग्रेस के 16 विधायक हैं, तो 56 में से 16 अगर उधर निकल जाते हैं तो इधर 40 विधायक ही बचते हैं और 28 विधायक एक सीट निकालने के लिए चाहिए। तो उसके बाद जो आपको बच जाते हैं विधायक, वो 12 विधायक बच जाते हैं। अब 12 विधायक से तो सीट नहीं निकल सकती और न ही 16 विधायक से सीट नहीं निकल सकती है। फिर तीसरी तरफ आप जाएं तो बीजेपी है। बीजेपी एनडीए के पास 24 विधायक हैं, तो 24 विधायक से भी जो है कोई सीट नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये तय हो गया कि जो दूसरी सीट निकलेगी वो सेकंड प्रेफरेंस के वोट के आधार पर ही निकलेगी। और अब जो हर वोट का जो एक अंक होता है उसकी गिनती के बाद ही अब दूसरा उम्मीदवार झारखंड से राज्यसभा के लिए चुना जाएगा। लेकिन इसके राजनीतिक मायने हैं क्या? जो एक आप बात करते हैं कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच में क्यों बात नहीं बनी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस जल्दबाजी कर गया उम्मीदवार घोषित करने में? प्रणव झा को उन्होंने जो है देर रात्रि कल जो है उम्मीदवार घोषित किया। उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था, चूंकि ये भी एक बात थी कि गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बातचीत होगी, तो ऐसा लगा कि क्या बातचीत के बाद उम्मीदवार दिया गया है। लेकिन जैसे ही शुक्रवार को यह चीज स्पष्ट होती है कि जेएमएम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये बातें जो जानकारी आ रही हैं, तो उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि बातचीत नहीं बनी है। पेच जो फंसा था वो पेच फंसा ही रह गया। और अब एक कड़ा मुकाबला यहां पर झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अब जो गणितज्ञ हैं वो अपने कॉपी पेन निकाल लें और हर वोट का एक इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में नवीन जो होता है कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वोट देकर जो है वो बच जाते हैं, आपको सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस जितने कैंडिडेट हैं उसके अनुसार
वोट करना पड़ेगा। अब उसमें प्रथम वरीयता के जो वोट होते हैं उनका अंक ज्यादा होता है, दूसरे का उससे कम, और इसी तरह से तीसरे और चौथे वरीयता पर अंकों का अब जो है जोड़ होगा। अब उसमें किसको सबसे ज्यादा दूसरी वरीयता या तीसरी वरीयता के बाद वोट मिलते हैं, जीत उसकी होगी। तो एक रोचक स्थिति दूसरी सीट के लिए बन गई है, लेकिन राजनीतिक मायने बड़े हैं कि क्यों बात कांग्रेस और जेएमएम के बीच नहीं बनी। क्या ये उस खटपट की शुरुआत है? मुझे लगता है मदन इस पर विस्तार से बता पाएंगे। मदन के पास आते हैं। इन्होंने जो संकेत दिया है, मदन, क्या लगता है ये जो अब स्थिति बनी है, क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसकी लगातार बातें होती रही हैं कि सब कुछ जेएमएम और कांग्रेस के अंदर ऑल इज वेल नहीं है, क्या इसका चैप्टर शुरू होता है यहां से? बिल्कुल सही तस्वीरें निकलकर अब सामने आई है। जो दावे किए जा रहे थे कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, वो अब खुलकर सामने आ गया कि आखिर सिर्फ दिखावे के लिए वो ठीक है। क्योंकि आप अगर देखें तो ये सिलसिला शुरू हुआ बिहार के चुनाव से, बिहार का चुनाव, फिर असम का चुनाव और अब झारखंड में राज्यसभा का चुनाव। तो क्या उल्टी गिनती अब राज्यसभा के चुनाव से शुरू हो जाएगी इस गठबंधन की? ये एक तस्वीर निकल कर आई है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उच्च स्तरीय बैठक बुलानी पड़ी सभी सांसद और विधायकों की, तो जरूर कुछ बड़े मायने हैं। क्योंकि दोनों सीटों पर अगर तय किए जा रहे हैं उम्मीदवार, और कांग्रेस की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि नहीं, दोनों सीटों पर एक तरह से मिलकर लड़ेंगे, गठबंधन के तहत लड़ेंगे, आंकड़े हमारे पास हैं। कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने परसों भी कहा है कि दोनों सीट हम लोग जीतेंगे, क्लीन स्वीप होगा। बीजेपी अगर हॉर्स ट्रेडिंग कराना चाहती है इस राज्य में, तभी वो अपना उम्मीदवार देगी। तो अब जब कांग्रेस और जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं है, तभी दोनों आमने सामने मुकाबले में होंगे। और इसका तस्वीर जो है थोड़ी देर बाद आपको और स्पष्ट हो जाएगा जब दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज या कल जेएमएम की तरफ से कर दी जाती है। हालांकि जब मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई है, उसके बाद जो मंत्री निकले हैं, उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि जेएमएम दोनों सीटों पर उम्मीदवार जो है वो देगी। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा, वो कहीं से भी ये नहीं लगता कि सिर्फ यही मामला जो है इस मनमुटाव और इस टूट के लिए, या फिर एक तरह से जो उल्टी गिनती हम कह रहे हैं गठबंधन की है, वो हो कि प्रणब झा को अगर उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया, तो ये इनसे या मुख्यमंत्री जी से या फिर जेएमएम से ये नहीं पूछा कि क्या उनको ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। अगर एक सीट कांग्रेस के कोटे में गई, तो पार्टी वो तय कर सकती है कि किसको हमको राज्यसभा भेजना है। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है, और इससे जेएमएम की नाराजगी भी ये नहीं हो सकती कि वो गठबंधन को एक तरह से दरकिनार करते हुए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा दोनों सीटों पर कर दे। अब बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका की बात होती है, तो अब देखना होगा कि जो बातें पहले से खुलकर सामने आ रहा था कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ विवाद भी सामने आए थे, तो अब उस पर मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी देखिए, परसों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने एक संकेत दिया था। उन्होंने कहा कि अब जेएमएम की बारी है जवाब देने का, क्योंकि जिस तरह से बार बार जेएमएम को ठुकराया है, जेएमएम को नकारा है बिहार में और असम में, ऐसे में अब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को जेएमएम की जरूरत है, इसलिए वो तलवे चाट रही है, यहां तक भी कहा था उन्होंने। तो अब जवाब देने का मौका जो है जेएमएम को, तो क्या वो वक्त आ गया? और जो एक राजनीतिक संकेत पहले से कहे जा रहे थे, मायने निकाले जा रहे थे कि क्या झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो क्या उस ओर तो ये इशारा नहीं है। हालांकि थोड़ी जल्दबाजी होगी ये कहना, लेकिन राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं होता। हर वक्त कुछ नया करता है, नया दिखाता है, तो क्या वो तस्वीरें भी हम लोगों के सामने बहुत जल्द आ सकती है? क्योंकि जब ऑल इज वेल की बातें आ रही है और बैठक हो जाती है, कांग्रेस के प्रभारी पहुंचते हैं, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी बातचीत अगर नहीं होती है, तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या संवाद सही से नहीं हो रहा? क्या जल्दबाजी थी कि बिना कांग्रेस जो है बिना जेएमएम के एक तरह के रायशुमारी के अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दिया? जेएमएम कांग्रेस ने साथ में क्यों नहीं घोषणा किया? ये तमाम तरह के सवाल जो है अब वो सामने आएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि प्रणब झा का नाम आने से
कांग्रेस खेमे में भी कई तरह से चीजें निकल कर आ रही है कि अब स्थानीय और बाहरी की बात हो रही है। मीडिया के सामने खुलकर तो नहीं, लेकिन पीछे की दरवाजे से जरूर ये बातें आ रही है कि कांग्रेस खेमे के लोग भी नाराज हैं कि बाहर के लोगों को क्यों उम्मीदवार बनाया गया। फिलहाल अब देखना होगा कि तस्वीरें क्या निकल कर आती है, लेकिन झारखंड में क्या ये जो संकेत है राज्यसभा चुनाव के बीच जेएमएम और कांग्रेस के आपसी टकराव का, ये किस ओर ले जाता है झारखंड की राजनीति को, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और नवीन, एक दिलचस्प बात है कि ये किस ओर जाता है। अब जो स्थिति बन रही है, इसमें अगर कुछ क्रॉस वोटिंग हो जाए तो भी बहुत चौंकने की बात नहीं होगी। हालांकि अभी वो दूर की कौड़ी है और पहले कोई बताएगा भी नहीं, लेकिन अगर जेएमएम भी अपना दूसरा उम्मीदवार दे रहा है और कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, तो ये तो तय है कि दोनों में से किसी के पास जो 28 विधायक की जरूरत है एक सीट निकालने के लिए, वो अब पूरे नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या विधायक जो है अपनी निष्ठा वोट देते समय बदल सकते हैं? चूंकि जो झारखंड का इतिहास है, खास करके राज्यसभा चुनाव को लेकर अगर आप देखें तो उसमें इस तरह की बातें देखने को पास्ट में मिली हैं कि कोई अनुपस्थित हो गया, एक कैश कांड हो चुका है यहाँ पर। तो राज्यसभा का चुनाव झारखंड में जो है कई बार इस तरह से हुआ है। तो अब एक बार फिर से वो सारी चीजें दिख रही हैं, क्योंकि जेएमएम ने भी कुछ सोचकर ही ये फैसला लिया है कि वो अपना दूसरा उम्मीदवार देगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि वो अपने दूसरे उम्मीदवार को जिता कर ले जाएगा। तो जिता कर ले जाएगा तो जो 12 वोट बच रहे हैं उससे तो निकलना नहीं है। तो अब उनकी नजर कहां है? क्या वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, अपने गठबंधन सहयोगी की तरफ देख रहे हैं, या फिर वो एनडीए में भी कुछ सेंधमारी करना चाहते हैं? जयराम महतो का वोट किधर जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर लोकल की बात आए तो जयराम महतो उस पार्टी के समर्थन में जा सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में जेएमएम उम्मीद कर सकता है कि एक वोट उधर से आ जाए। सरयू राय के अपने रिजर्वेशंस रहे हैं कैंडिडेट्स को लेकर। अब बीजेपी कौन सा कैंडिडेट उतारती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। तो एक एक चीज जो अब झारखंड में राज्यसभा का चुनाव होना है, वो धीरे धीरे बहुत ही रोचक स्थिति में पहुंच गया है। और अब यहां पर आप राज्यसभा चुनाव में जो है वो चीजें देख सकते हैं जो कि पास्ट में भी देखने को मिली हैं, कई राज्यों में देखने को मिली हैं। तो वो सारी चीजें घटित हो सकती हैं। आपको बता दूं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो होंगे, एक बैगनी रंग का स्केच रिटर्निंग ऑफिसर्स ही उपलब्ध कराते हैं, उसी से वोट देने की बात होती है। कई बार इसको लेकर भी अलग राज्य में अलग तरह की चर्चाएं आ चुकी हैं राज्यसभा चुनाव में। जो जानते होंगे वो इन चीजों को समझेंगे। तो राज्यसभा का चुनाव अब झारखंड में दिलचस्प हो रहा है। एक नई राजनीति की शुरुआत भी हो सकती है यहां से, या ये भी हो सकता है कि ये जो झंझावत है ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित रहे। ये भी हो सकता है कि अभी ही कोई कदम पीछे खींच ले, क्योंकि राज्यसभा चुनाव की अगर आप बात कीजिए तो यहाँ पर जो 10 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो नामांकन जो है वो 8 जून तक होने हैं। तो अभी वक्त है। तो ये भी हो सकता है कि गठबंधन के दलों के बीच आपसी बातचीत हो और कोई एक पार्टी अपने कदम खींच ले, तब चीजें सामान्य हो सकती हैं। राजनीति में जो है विकल्प हमेशा खुले होते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, सारी परिस्थितियां अभी भी मौजूद हैं। लेकिन एक बात तो आप कह ही सकते हैं कि जेएमएम ने दूसरे उम्मीदवार की बात कहकर कि वो 2 उम्मीदवार देगा, एक दबाव तो उसने कांग्रेस के ऊपर बढ़ा ही दिया है कैंडिडेट की घोषणा के बाद। और अब ये कांग्रेस के लिए यहां से अगर वो पीछे की तरफ जाता है तब जो है उसको बैकफुट पर जाता है, तब एक जो है बात आएगी कि आप जो हैं घुटने टेकने पर मजबूर हुए। और एक अगर वो आगे बढ़ता है तो फिर आगे गठबंधन में कोई पेंच फंस सकता है। तो स्थिति जो है वो कांग्रेस के लिए आप अच्छी नहीं कह सकते। हालांकि कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। अब देखना है कि क्या बातचीत से यह मामला सुलझता है या फिर जैसे जैसे राज्यसभा का
चुनाव अब और नजदीक आएगा, 8 तारीख नजदीक आएगा, क्योंकि नितिन नवीन भी जो है वो 6 तारीख को झारखंड पहुंच रहे हैं, यहां पर अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे, उम्मीदवार उसी दौरान घोषित होगा। अब उसमें भी जो है आपको बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, तो झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम पर अब बहुत तीखी निगाह और तेज नजर जो है वो बनाकर रखनी होगी। नवीन, चलिए, तो बेहद दिलचस्प है राज्यसभा का चुनाव और हमारी नजरें भी लगातार चुनावी परिस्थितियों पर बनी रहेंगी। कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब इंतजार है कि जेएमएम अपने किन 2 उम्मीदवारों की घोषणा करती है। इसके अलावा नितिन नवीन के दौरे के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की भी घोषणा होती है, इसका भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना की तरफ से तमाम झारखंड वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का संकल्प हरित कल का निर्माण, हमारा प्रयास स्वच्छ